मेरा नाम सैयद मोहम्मद शब्बर ज़ैदी है और मेरी पैदाइश कराची में हुई और मैं उसके कराची के मशहूर अस्पताल होली फैमिली हॉस्पिटल, उस ज़माने में मेटर्निटी हॉस्पिटल बड़ा मशहूर था, मैं वहाँ पैदा हुआ। और मेरे वालिदैन का ताल्लुक़ कराची से था और वो लोग 1947 में आगरा भरतपुर से माइग्रेट करके पाकिस्तान में उन्होंने रिहाइश अख्तियार की थी। मैंने कराची बोर्ड से मैट्रिकुलेशन की और उसमें मैंने इम्तियाज़ी नंबर हासिल किए, गोल्ड मेडल हासिल किया 1973 में। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज कराची, जो मशहूर कॉलेज था, उसमें मैंने वहाँ से इंटरमीडिएट की और इंटरमीडिएट में भी मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया 1975 में। उसके बाद मैं फैमिली के साथ मूव कर गया लाहौर, मेरे वाले, क्योंकि मेरी ननिहाल का ताल्लुक़ लाहौर से था तो मैं लाहौर मूव कर गया और 1979 में मैंने बी.कॉम किया हेली कॉलेज ऑफ कॉमर्स से और मैं हेली कॉलेज का फर्स्ट क्लास फर्स्ट था, गोल्ड मेडलिस्ट था और मैंने वहाँ से बी.कॉम किया। बी.कॉम करने के बाद मैंने लाहौर में ही पाकिस्तान की मशहूर चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म A.F. फर्गूसन एंड कंपनी ज्वाइन की और फिर इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट पाकिस्तान कराची से मैंने CA किया और उस CA में भी मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया। तो जितनी भी मेरे ज़िंदगी में जितनी भी मैंने तालीमी अपनी पोजीशन हासिल की, उसमें अल्लाह का शुक्र है कि मैं हमेशा गोल्ड मेडल हासिल करता रहा। मेरी ज़िंदगी का सफ़र बहुत चीज़ों पे मुश्तमिल है क्योंकि मैंने बड़ी मुतनव्वे ज़िंदगी गुजारी। मैं जब A.F. फर्गूसन कंपनी में आया, चार्टर्ड अकाउंटेंसी मैंने ज्वाइन की, तो उसके साथ मैंने फिर 1988 में मैं कराची में शिफ्ट हो गया बिकॉज़ A.F. फर्गूसन एंड कंपनी का मेन ऑफिस कराची में था और 1988 के बाद से मैं कराची में ही रहा और आज भी कराची में हूँ। उस 88 से लेकर 2006 तक मैंने बहुत ज़्यादा एक्टिव लाइफ गुजारी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान में और मैंने 16 साल मुख्तलिफ़ हैसियतों में इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट पाकिस्तान में अपनी खिदमत अंजाम दी और मैं 2006 में इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट पाकिस्तान का प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ और 2008 में मैं साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट का प्रेसिडेंट अपॉइंट हुआ। उसके अलावा मैं मेंबर बोर्ड रहा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटिंग का। तो 1988 से लेकर 1983 से लेकर 2006 तक आप ये कह सकते हैं कि मैंने प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी और प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी को एज अ सर्विस इन A.F. फर्गूसन कंपनी और दूसरा एज ए प्रोफेशन इन द इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट पाकिस्तान एक बड़ा एक्टिव रोल अदा किया। मैं इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान और A.F. फर्गूसन एंड कंपनी में एक बुनियादी तब्दीली का लाने वाला हूँ क्योंकि हमारी जो फर्म थी A.F. फर्गूसन एंड कंपनी, ये एक फ़ॉरेन जो लोग होते थे जो पाकिस्तान से बाहर इंग्लैंड से क्वालिफाई करके आया करते थे, ये उनकी फर्म होती थी। जनरली पाकिस्तानी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इस फर्म में नहीं होते थे और सिमिलरली इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट पाकिस्तान में जो देयर वाज अ वेरी बिग डिस्टिंक्शन बिटवीन अ पाकिस्तानी क्वालिफाइड पर्सन एंड अ फॉरेन क्वालिफाइड पर्सन। मैंने मेरे फॉर पाकिस्तानी क्वालिफिकेशन को ऑप्ट किया था, ऑल्दो मेरे पास ऑप्शन बाहर की क्वालिफिकेशन की भी थी, मगर मैं हमेशा ये समझता था कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन में जो हमारी क्वालिफिकेशन है इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट पाकिस्तान की, वो इंग्लैंड के बराबर है। तो मैंने आके A.F. फर्गूसन एंड कंपनी में और इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट पाकिस्तान में पाकिस्तानी क्वालिफाइड को वो स्टेटस दिलाया कि आज हमारी फर्म में तकरीबन तमाम लोग जो पार्टनर्स हैं, जो ओनर्स हैं, वो 99% पाकिस्तानी क्वालिफाइड हैं और पाकिस्तानी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हमने एक बिल्कुल अलग पैराडाइम में ले गए। हमारी आज पोजीशन ये है और ये बड़ी पाकिस्तान के लिए खुशकिस्मती की बात है कि अगर आप दुनिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रोफेशन में अगर आप देखते हैं कि कौन लोग जब कैपेबिलिटी का कंपैरिजन होता है तो चाहे वो इंग्लैंड क्वालिफाइड हो, चाहे वो इंडिया क्वालिफाइड हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाइड हो, तो हमारा क्वालिफिकेशन वाला कंपैरेटिवली आज भी इंटरनेशनली ज़्यादा तनख्वाह लेता है या उससे बेहतर ही लेता है। तो हमने कोशिश की अपनी फर्म में रहते हुए मैंने
और अपनी फर्म से बाहर रहते हुए मैंने कोशिश की कि पाकिस्तानी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हम इंटरनेशनल लेवल पे ले जाएं, और ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी थी जो आज भी है। जब मैं फिर कराची में आके जब मैं सेटल 1980s में और 90s के लेट 90s में और 2000 में, फिर मैंने मेरा कुछ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिक्स में रहा, और मैं कराची की लोकल पार्टी को और जो कराची के और सियासत में थे उन लोगों को फाइनेंशियल मैटर पे एडवाइस करता रहा कि आप किस तरह काम करें। और उनको मैंने हमेशा ये कहा कि आपका जो मसला है वो एक्चुअली माशी है, वो सियासी नहीं है, और वो उनको मैंने गाइड करने की कोशिश की कि आप अपने इन मसाइल को हल करें। और उसके बाद फिर जब 2013 में जब इलेक्शन होने से पहले केयर टेकर गवर्नमेंट बनी, तो उन्होंने मुझे केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर ले लिया पाकिस्तान में सिंध के लिए। तो मैंने 3-4 महीने एज अ केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर गुजारे सिंध सूबे के। वो जो 4 महीने गुजारे मैंने, वो उसने मेरी ज़िंदगी की सोच को बिल्कुल तब्दील कर दिया। उसमें मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि उसमें मैं वाहिद मिनिस्टर था जिसने झंडे वाली गाड़ी नहीं ली। और झंडे वाली गाड़ी जब मैंने नहीं ली, और फिर मैं जब पहले दिन सिंध सेक्रेटरीट गया कि मैं सिंध का मिनिस्टर हूँ, मुझे जाने दे अंदर, तो उन्होंने कहा नहीं सर आप सिंध के मिनिस्टर होंगे, मगर क्योंकि आपके पास झंडे वाली गाड़ी नहीं है तो हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। तो फिर मैं जाकर सिंध अपने फाइनेंस मिनिस्टर के ऑफिस के पीएन की कुर्सी पे 45 मिनट बैठा रहा कि वो उस वक्त वो नहीं थे, फिर सेक्रेटरी ने आके मुझे अंदर दाखिल किया, और मैंने वो अपना काम शुरू किया। उन 3 महीनों में मैंने ये देखा कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है, जिस तरह से आप गवर्नेंस करते हैं और जिस तरह से ये चीज़ें चलती हैं, वो मैं ये समझता हूँ कि शायद ये सिस्टम अब दुनिया में कहीं नहीं है, और अगर हम इसको इस तरीके से चलाएंगे तो ये चल नहीं सकेगा। मतलब मैं मिसाल देता हूँ कि एक दफ़ा मैंने कहा, क्योंकि मैं जब मिनिस्टर था तो मैंने ये कह रखा था कि मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए। तो जब एक दफ़ा मैं किसी काम के सिलसिले में अपनी मिनिस्ट्री के लिए हैदराबाद गया, तो मैं जब कराची से हैदराबाद मेरी गाड़ी पहुँची तो मेरे साथ 8 मोबाइलें चल रही थी। तो मैंने उन्हें पूछा कि ये 8 मोबाइलें मेरे साथ क्यों चल रही हैं। उन्होंने कहा साहब जिस थाने से आप गुजरते जा रहे हैं उसके थाने की मोबाइल आपके साथ चलती जा रही है। तो मैंने कहा ये हमारा प्रोटोकॉल है कि उस थाने वाली मोबाइल आपके साथ चलेगी, और ये इस तरह चलता रहेगा। इसमें तीसरी बात जो मैंने देखी कि जब मैं मिनिस्टर था तो उस ज़माने वो तकरीबन जून का महीना था, मतलब मई का महीना था, मई 2013। तो मैं पहले मिनिस्टर था फाइनेंस का। तो उसके बाद उन्होंने कहा नहीं जी आप पोर्टफोलियो चेंज करें, और मुझे फाइनेंस मिनिस्ट्री छोड़नी पड़ी। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि जब मैंने फाइनेंस मिनिस्ट्री को छोड़ा तो मैं एक बहुत बड़ा अमाउंट अनस्पेंड छोड़कर आया सिंध गवर्नमेंट में, और वो अप्रैल मई था, और जून के एंड तक वो ख़त्म हो गया। फिर मैंने लोगों से पूछा कि ये क्या होता है। उन्होंने कहा सर सारा खर्चा जो होता है वो मई जून में होता है, और सारा इस तरह से ये पैसे खर्च हो जाते हैं। तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ आज इस सिंध गवर्नमेंट की 3 महीने की फाइनेंस मिनिस्ट्री को रखते हुए कि पाकिस्तान के जो हम लोग समझते हैं कि गवर्नमेंटों के पास पैसे नहीं हैं, गवर्नमेंटों के पास पैसे कम से कम सूबाई गवर्नमेंटों के पास पैसे की कमी नहीं है, उनके पास सिस्टम ही नहीं है कि वो पब्लिक को फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके। मैं कम से कम अपनी सिंध गवर्नमेंट की हद तक तकरीबन कन्विंस्ड हूँ कि सिंध गवर्नमेंट के पास कोई फाइनेंस की कमी नहीं है। और आखिरी बात ये है कि जब आप किसी मिनिस्टर बनते हैं या कोई ऐसी पोजीशन लेते हैं तो आपको इतनी ज़्यादा ताकत दे दी जाती है कि आप उसको एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। आपकी ज़बान से निकला हुआ लफ्ज़ कानून होता है, और आप मतलब
मैं आपको सिर्फ मिसाल देता हूँ कि एक दो दफ़ा ऐसा हुआ कि कुछ लोगों को, लड़कों को अरेस्ट किया, तो मैंने पूछा भाई ये, किसी ने मुझे कहा कि पता करें क्या हुआ, मैंने सिर्फ पूछा कि भाई क्या हुआ, तो मेरे पास आके मेरा सेक्रेटरी कहता था सर वो रिहा हो गए। मैंने कहा क्यों रिहा हो गए? नहीं सर आपने कहा था। मैंने कहा मैंने तो ये तो नहीं कहा था कि रिहा कर दो। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो पाकिस्तान में जब आप कोई पोस्ट हासिल करते हैं, जो आपकी ओहदा होता है, उसके साथ इतने ज़्यादा इनडायरेक्ट परक्विजिट्स होते हैं, इतनी ज़्यादा पावर आप उसको दे देते हैं कि फिर लोग वो पावर के लिए जंग कर रहे होते हैं। और आज पाकिस्तान में जो जंग है वो इस बात की है क्योंकि जो सियासतदान है, जो भी बंदा पावर बनेगा, मैं तो एक केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर था ना जी, आप अंदाज़ा करें कि मैं केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर था, उसमें मेरे पास एक एक्सटेंसिव पावर होती थी। तो अगर मैं 5 साल के लिए कोई फाइनेंस मिनिस्टर बन जाऊं या 5 साल के लिए कोई मिनिस्टर बन जाऊं, तो आप अंदाज़ा करें मैं किस तरह लोगों को अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए, किस तरह वो अफसर जो मेरे अंडर में काम करते थे वो किस तरह बिल्कुल लाइक का गुलाम एक्ट करते थे। तो इस तरह की जब आप लोगों को पावर दे देंगे तो फिर लोग पावर के लिए भरेंगे, और यही पाकिस्तान का मसला है कि लोग पावर के लिए परेशान हो रहे हैं। दूसरी बात, इसी तरह ये दूसरा तजुर्बा जब मेरे पास हुआ जो कि चेयरमैन FBR का था, जब इमरान खान साहब ने मुझे चेयरमैन FBR बनाया, तो इमरान खान साहब से मेरे ताल्लुकात बहुत पुराने हैं। जब वो शौकत खानम में होते जाते थे, उसकी उस ज़माने में मैं लाहौर का फर्गूसन को देखा करता था, तो ये शौकत खानम और इमरान खान का पर्सनल रिटर्न वगैरह मैं ही देखता था मेरे पार्टनर के थ्रू। तो इमरान खान जब फाइनेंस मिनिस्टर, जब प्राइम मिनिस्टर बने, तो उन्होंने 2019 में जब चेंज किया, नई टीम लेकर आए, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप चेयरमैन FBR बन जाएं। मैंने इमरान खान को बहुत मना किया कि मैं शायद वो काम नहीं कर सकूं, मगर इमरान खान ने मुझे कहा कि नहीं आप आएँ। मैं इमरान खान के साथ मई 2019 से लेकर जनवरी 30 2020 तक चेयरमैन FBR रहा, और ये जो मैंने 8 महीने गुजारे इस्लामाबाद में, ये मेरी ज़िंदगी का मुश्किल तरीन वक्त था। वो भी मसला वहाँ पे भी यही था कि आपके पास इतने इख्तियारात हैं कि आपसे इख्तियारात संभलते नहीं हैं। आप इसको इस तरह से समझ लें कि जब मैं चेयरमैन FBR था तो मेरे पास दिन में कम अज़ कम 40 से 45 दरख्वास्तें आती थी मुख्तलिफ लोगों के ट्रांसफ़र्स की। और वो ट्रांसफ़र की दरख्वास्तें ये नहीं कि किसी छोटे मोटे आदमी की, वो MNAs, मिनिस्टर, स्पीकर्स, डिस्ट्रिक्ट स्पीकर, सेनेट चेयरमैन, तो 40 कम अज़ कम फ़ोन तो वो होते थे जो आपको ये कहते थे कि आप इस बंदे को यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर दें, इसको यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर दें, इसको यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर दें। दूसरी बात, जो 23,000 आदमी था, जो 23,000 बंदा FBR में काम करता था, वो टोटली आपकी मतलब आपके मतलब सर्वेंट्स होते थे। उनको कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था कि वो आपके साथ ना करें, मगर एट द सेम टाइम वो अपना काम भी करते हैं, करप्शन भी होती रहती थी। तो जब मैंने ये सारी चीज़ें देखी तो बड़ी परेशान कुन ज़िंदगी है जब आप ऐसी जगह पे जाके बैठ जाते हैं। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब मैं चेयरमैन FBR था तो मैं ऑब्वियसली विदाउट मैंने कोई पे नहीं थी, आई वॉज वर्किंग विदाउट एनी पे। तो मैंने फिर क्योंकि मैं कभी अपना कोई लंच मंगा लेता था वहाँ पे FBR चेयरमैन में, या कभी कोई मेरी पेंसिल कागज़, तो मैंने अपने सेक्रेटरी को कहा था कि उसका नाम था ज़ुबैर बिलाल, जो कि कमिश्नर है मुल्तान में। मैंने कहा यार मेरे से तुम 50,000 रुपये महीना ले लिया करो, क्योंकि कल को जब मैं चला जाऊँगा तो वो बोलेंगे शब्बर साहब ने ये चीज़ इस्तेमाल की या ये चीज़ इस्तेमाल नहीं की। तो मैंने तकरीबन 8 महीने 9 महीने में रहते हुए तकरीबन 4-4.5 लाख रुपए FBR को दिए हैं कि यार ये मेरे पैसे रखो, तुम मेरे ऊपर खर्चा करो। क्योंकि प्रॉब्लम ये होती, मुझे ये नहीं था कि मैं कोई ईमानदार इंसान था, प्रॉब्लम ये थी कि मुझे पता था कि जब मैं चला जाऊंगा तो मेरे ऊपर ये भी इल्ज़ाम आएगा कहीं पे कि उन्होंने जी 4 खाने मंगवाए थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी इंसान पाकिस्तान में आएगा, इन पोस्टों पर आएगा, उनको जो प्रेशर्स आते हैं वो प्रेशर वो नहीं है जो हम समझ रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी तंग कर रही है। प्रेशर ये आता है कि आपको इख्तियारात की ज़ाती मार देती है, कि आपको इतना इख्तियार मिल जाता है कि आप फिर ये फैसला करते हैं कि कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, कहाँ मैं सही कर रहा हूँ, क्या इसके बाद होगा। तीसरी बात जो उसमें बहुत अहमियत रखती थी वो ये थी कि मैं जब भी कोई चीज़ साइन करने जाता था मुझे ये परेशानी होती थी कि कल को नैब क्या करेगा। तो ये सब चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, जब मैं वापस आया तो लोगों ने मुझे कहा कि जी मेरे अपने पुराने जो मेरे, अब प्रॉब्लम ये थी कि मैं सारी ज़िंदगी पाकिस्तान के बिजनेसमैन का एडवाइज़र रहा हूँ। हम करप्शन की बातें करते हैं,
हम इंडिविजुअल करप्शन की बातें करते हैं, बात यह है कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन थी और है। और कोई अगर टैक्स के लॉ को जानता है, ये केस जब मैंने एक दफ़ा इंग्लैंड के लॉयर के सामने प्रेजेंट किया तो उसने मुझे कहा ये कौन सा मुल्क है, ये क्या कर रहे हैं आप। हमने कहा जी हमारा तो ये कानून है। उसने कहा जी आप ये कह रहे हो कि आप करप्शन के पैसे को बाहर बेच के दोबारा मंगा के वाइट कर सकते हो। मैंने कहा जी पाकिस्तान में यही कानून है। अब हम रो रहे हैं बैठ के 2022 में कि पाकिस्तान में डॉलर नहीं है, डॉलर आए डॉलर चले गए। ये किस दुनिया की बातें कर रहे हैं, ये कहाँ रहते हैं। तो मैं जो आपको समझाने की बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये पूरा मैंने फेस किया, ये जंग मैंने लड़ी है। अगर मैं आज क्रेडिट लेना चाहता हूँ तो मैं ये पूरी फॉरेन एक्सचेंज की जंग 2016 की किताब मेरी पनामा लीग ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी। साकिब निसार ने मुझे डांटा, साकिब निसार ने कहा जी आपने किया है ये। मैंने कहा सर मैंने नहीं किया, आपके कानून ने किया है। और आपको अगर याद हो तो इससे पहले एक इसाक डार साहब ने एक समरी प्रेजेंट की थी इन द कैबिनेट कि पाकिस्तानियों के पास $200 बिलियन बाहर पड़ा हुआ है। तो मैंने अपनी किताब पनामा लीग ब्लेसिंग इन डिस्गाइज में लिखा कि ये फिगर गलत है, मेरी कैलकुलेशन $120 बिलियन की है। तो आप ये अंदाज़ा करें कि पाकिस्तानियों के पास अनडिक्लेयर्ड $120 बिलियन पड़ा हुआ है और पाकिस्तान का लोन भी $120 बिलियन है। अगर पाकिस्तानियों को थोड़ी भी समझ है तो वो समझें कि हमने पाकिस्तान के साथ क्या किया है। जब मैंने ये अपनी किताब के बाद और सो मोटो के बाद ये पोजीशन देखी तो मैंने साकिब निसार को ये कहा, कोर्ट में ये कहा कि जी इसका सिर्फ एक इलाज है कि आप इनको कहें कि डिक्लेयर कर दें पैसे पाकिस्तान में और इनको एमनेस्टी दे दें। क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि वापस ले आएंगे, वो वापस कभी नहीं ला सकते कि ये लीगली आप लीगली लेके गए हैं, उनको आप कोई राइट रिपेट्रेशन का आपके पास राइट नहीं है अनलेस आप करते। और अगर आपने इनको डिक्लेरेशन नहीं दी तो ना ये आइंदा उसकी इनकम पर टैक्स देंगे, ना ये आपको पाकिस्तान पैसे लाएंगे, ना और ये क्वाइट पॉसिबल है कि इन सब के एसेट पाकिस्तान से बाहर फ्रीज हो जाए। इसकी बुनियाद पर स्टेट बैंक ने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी में चेयरमैन स्टेट बैंक का गवर्नर था, खालिद अनवर साहब थे, मैं भी था। और उसके बेस पर हमने 2018 का पहला पाकिस्तान में एसेट डिक्लेरेशन अकाउंट को फाइनलाइज़ किया। उसका प्रैक्टिकली ऑथर मैं हूँ। और उसके बाद फिर 2019 में फिर हमने एक और डिक्लेरेशन लॉ दिया और वो भी मैंने दिया। लोग ये कहते हैं कि आपने क्यों दिया इनको ये पाकिस्तानियों को। मेरा सवाल इनसे पाकिस्तानियों से ये है कि जब वो पैसे लीगली बाहर हैं और वो लीगली बाहर रखे हुए हैं तो आप मुझे ये समझा दें कि वो पैसे पाकिस्तान में कैसे लाएंगे, और अगर आप पाकिस्तान में नहीं लाते तो क्या उसकी आइंदा वाली इनकम के ऊपर आप टैक्स लेना नहीं चाहते। तो ये एक लंबा सिलसिला है कि एसेट डिक्लेरेशन लॉ क्यों लाया पाकिस्तान में। इस सिलसिले में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको पाकिस्तान की मईशत को सही करना है तो पाकिस्तान का इदारा FBI, पाकिस्तान का इदारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और पाकिस्तान का इदारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान का इदारा SECP ऑफ पाकिस्तान टेक्निकली एक पेज पे काम करें और वो डिसाइड करें कि हाउ टू रन पाकिस्तान इकनॉमी। मुझसे अगर आप पूछें, और मेरी जो तजर्बा ज़िंदगी में रहा इस सारे चीज़ों में, क्योंकि मैं 5 साल तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का बोर्ड पे भी रहा, और तो मेरा तजर्बा इस बारे में ये है कि ये चारों इदारे ये एक मिनिस्टर फॉर इकनॉमिक्स के अंदर में होने चाहिए। और मैं ये इंडिपेंडेंस ऑफ स्टेट बैंक के ऊपर ज़्यादा कन्विंस नहीं हूँ इन हमारे माहौल में, और ये एक मिनिस्टर फॉर इकनॉमिक्स होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर के पास मिनिस्टर फॉर इकनॉमिक्स नहीं होना चाहिए, एक मिनिस्टर होना चाहिए मिनिस्टर फॉर इकनॉमी, दैट्स ऑल। और वो आदमी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, FBR, SECP और स्टेट बैंक को डील करे और उसको चलाए। अभी ये आपने जो 4 जगहों पे हांडिया को बांटा हुआ है, ये चलने वाला सिलसिला नहीं है, इस तरह ये नहीं चल सकता। तो ये वो चीज़ थी जो मैंने की। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये जो फॉरेन एक्सचेंज का सिलसिला है, पाकिस्तान के एसेट्स, पाकिस्तानियों के एसेट बाहर
ले जाना, पाकिस्तान के ले जाना, ये बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है। इसके अलावा मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। मैं कराची स्टॉक एक्सचेंज का 4 साल तक डायरेक्टर रहा, और मैं वो डायरेक्टर हूँ जो जब पाकिस्तान स्टैंडर्ड स्टॉक एक्सचेंज, कराची स्टॉक एक्सचेंज कन्वर्ट हुआ फ्रॉम कराची स्टॉक एक्सचेंज टू PSX, और वो डीम्यूचुअलाइजेशन जब हुई तो उसमें रेगुलेटरी अफेयर्स कमेटी जो थी हमारी, जो कि एक्चुअली सारा रेगुलेशन फॉर्म करती है, मैं उसका चेयरमैन था। और हमारे उस वक्त चेयरमैन जो थे स्टॉक एक्सचेंज के, वो मुनीर कमाल साहब थे। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है कराची स्टॉक एक्सचेंज से PSX, पहली बात तो मुझे ये कराची स्टॉक एक्सचेंज की KSE इंडेक्स को PSX इंडेक्स बनाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, बट हो गया अब जो भी हो गया। दूसरी बात ये कि मैंने ये सारी जो मैं जब स्टॉक एक्सचेंज में रहा तो मैं ये देखता था कि हर रोज़ कोई बात करते थे, वो नया जाके कागज़ निकाल के ले आते थे। तो मैंने कहा यार इन सारे कागज़ों को ना मिला के कोई किताब बनाओ। तो जो स्टॉक एक्सचेंज की रूल बुक है वो मैंने कंपाइल की है, और वो रेगुलेटरी अफेयर्स कमेटी ने कंपाइल की थी, वो मैं उसका कंपाइलर हूँ, मैंने उसको फर्स्ट टाइम किया है। मेरे हिसाब से पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज जो है वो अपने काम करने में नाकाम रहा है, और उस नाकामी की बुनियादी वजह यह है कि हमने उसमें बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना शुरू कर दिया उन लोगों को जो ट्रेडिंग करते थे, और हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स को कम कर दिया। मैं इसको एक ज़ाती तौर पे बयान कर सकता हूँ कि मेरी जो मेरे से दूर नस्लें थी फैमिली में, वो लोग स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट किया करते थे। मैं बात कर रहा हूँ 70s और 60s की। मैं एक सबसे बड़ी फर्म का चार्टर्ड अकाउंटेंट था। मैंने इंस्टीट्यूट में देखा था, फाइनेंस सेक्टर में रहा था। आप यकीन करेंगे कि मैंने ज़िंदगी में कभी किसी जगह पर कभी 1 पैसे का शेयर इन्वेस्ट नहीं किया स्टॉक एक्सचेंज में। उसकी ये वजह नहीं थी कि स्टॉक एक्सचेंज में कोई ख़राबी है, मगर मैं ये समझता था कि ये इट इज़ टू वॉलेटाइल और ये कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है। मैंने आज तक कभी कोई शेयर नहीं खरीदा इन माई लाइफ। 1-2 शेयर किसी ने मुझे दे दिए, वो कभी आ गए, वो अलग बात है। वो भी अब मैं पहली दफ़ा ICI का डायरेक्टर बनाऊँ तो फिर मैंने आके ये शेयर एक्वायर किए हैं एज ए सब्सक्रिप्शन। बाकी मेरे पास कोई शेयर नहीं है। तो दिस शोज़ के वो लोग जो कि प्रोफेशन में हैं, जो अकाउंटिंग प्रोफेशन में हैं, जो जानते हैं, वो भी नहीं चाहते कि वो स्टॉक एक्सचेंज में आए। क्यों ऐसा क्यों हुआ कि लोग चले गए? तो ये एक अलग सब्जेक्ट है, एक लंबा सब्जेक्ट है। तो ये वो चीज़ें, तो मैं लोगों को अक्सर कहता हूँ कि यार मुझसे ज़्यादा नहीं बुलवाएं, क्योंकि मैंने वो कुछ देखा है इस मुल्क के अंदर कि अगर मैंने बहुत कुछ बयान कर दिया तो बहुत कुछ परेशानी आ जाएगी। मगर मैं ये समझता हूँ कि हमने 75 साल में इस मुल्क को हर लिहाज से तबाह किया है, और उसमें हम भी शामिल, मैं भी शामिल हूँ, हम लोग शामिल हैं। हमने कभी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं दी जो पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म में आगे लेके चले, और ये आज इसका नतीजा हम आज आप देख रहे हैं। ये हमारी ये पोजीशन है, ये आपके सामने है जी। मैं कोई दावा नहीं करता कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ जानता हूँ, मगर क्योंकि मैंने अकाउंटिंग प्रोफेशन को चलाया, मैंने पाकिस्तान की सबसे बड़ी अकाउंटिंग फर्म को चलाया, मैंने FBR को चलाया, मैंने स्टॉक एक्सचेंज को थोड़ा बहुत देखा और स्टेट बैंक को देखा, और मेरा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहा डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के साथ। मैं सिंध की गवर्नमेंट को भी देखा। इन सब को जब आप इस सारी चीज़ों को समेट के लाते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो पूरा माशी ढांचा है और जिस तरह से हम इस चीज़ को लेके चल रहे हैं, ये सिस्टम अब उस जगह पे चला गया है कि इसको लेके हमें कुछ करना पड़ेगा। अगर हमने इसको इसी तरीके से चलाते रहे तो ये नहीं चल सकता। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ और ऐड कर दूं कि मैं एडवाइज़र था पाकिस्तान में कराची इलेक्ट्रिक की प्राइवेटाइजेशन के ऊपर, और मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि कराची इलेक्ट्रिक जो कराची का मेन, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं वो आदमी था जिन्होंने
केई वालों, जब ये अबराज वाले आए थे और केई वाले आए थे और चाइनीज़ जब आए थे, तो मैंने उन्हें ये कहा था कि ये जो कराची की इलेक्ट्रिसिटी का जो है कंपनी है, ये कभी नाकाम नहीं हो सकती। ये कराची नाकाम नहीं होगा तो कंपनी नाकाम नहीं होगी, तो इसको आप ले लें। मुझे आज तक समझ नहीं आई कि 2016 से लेकर 2022 तक हम कराची इलेक्ट्रिक की प्राइवेटाइजेशन के मसले को हल क्यों नहीं कर रहे। ये वो चीज़ें हैं कि जिसको हमें गौर कर, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि पाकिस्तान का मसला पर्सनल करप्शन नहीं है। पाकिस्तान का मसला करप्शन, इंटेलेक्चुअल करप्शन है। पाकिस्तान का मसला स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन है। पाकिस्तान का मसला शॉर्ट टर्म पॉलिसी है। पाकिस्तान का मसला ये है कि रियासत ये डिसाइड नहीं कर पा रही कि उसको आगे कैसे चलना है। वो रियासत बार बार कभी आगे आती है, कभी पीछे आती है। और सबसे जो परेशान कुन बात है वो ये है कि मुझे कोई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, मेरा क्योंकि ताल्लुक करीबी ताल्लुक रहा है, पीटीआई से भी ताल्लुक है, कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में कोई रियलिटी के बारे में बात करता हुआ नज़र नहीं आता। ये सारी, अगर आप बात करें तो ये सारी बिल्कुल सतही बातें कर रहे हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जो एकेडमिक किताबों में लिखी होती हैं। इनको ये नहीं पता कि पाकिस्तानीज़ का पोजीशन क्या है, हाउ वी रिएक्ट, हमारा मार्केट्स क्या हैं, हमारी इकनॉमी कैसे चलती है। ये मुख्तलिफ आई वुड से रेंट सीकर ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान को तबाह करते हैं, पाकिस्तान को इस्तेमाल करते हैं। मैं सिर्फ एक मिसाल देता हूँ। जब मैं चेयरमैन FBR था तो मेरा झगड़ा हुआ था रिटेलर्स के साथ। मैंने कहा था रिटेलर्स को आप आइडेंटिटी कार्ड की कॉपी दें। आप मुझे बताएं, 2019 में 20 में छोड़कर आ गया, पाकिस्तान का कितने रिटेलर्स हैं जो टेस्ट के रिकॉर्ड में हैं? वो नहीं आएंगे। अब आप उनके साथ बातें करते रहें, कुछ फ़ायदा नहीं है। तो पाकिस्तान में देखिए, एक रियासत जो होती है उसकी दो रेटें होती हैं। एक रेट होती है, एक बादशाह होता है, उसकी दो रेट होती है। बादशाह उसको कहते हैं जो अपनी रियाया से टैक्स रिसीव कर सके और अपनी रियाया को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। बिल्कुल साफ बात बताएं, खुल के बात करें कि क्या पाकिस्तानी रियासत ये दे सक रही है? ना वो अपने अवाम से रियाया से टैक्स ले पा रही है, ना अपनी रियाया को सिक्योरिटी दे पा रही है। तो रियासत डेंजर में है। मेरे हिसाब से इस वक्त पाकिस्तान की रियासत डेंजर में है। इकोनॉमिक्स खुद ब खुद सही हो जाएगी। आपकी रियासत रियासत के बुनियादी काम जो है वो नहीं कर पा रही है। अरे क्यों हुआ? ये क्यों हुआ? ये सारी चीज़ें ये इसलिए हुई कि हमने रियासत को, मैं दोबारा कह रहा हूँ, हमने सियासत और मज़हब को लेके चले, हमने सियासत और इकोनॉमिक्स को छोड़ दिया। पाकिस्तान की सियासत और मज़हब हमेशा हमारा सब्जेक्ट है, सियासत और मईशत हमारा सब्जेक्ट नहीं है। और अगर ये सब्जेक्ट नहीं रहा तो ये आगे सही होने वाली बात नहीं है। अब मेरा जो पाकिस्तानियों को पैगाम है वो ये है कि शायद फाइनेंशियल साइड की पोजीशन या फाइनेंशियल सर्विस की पोजीशन को पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जो इतना वेरिड एक्सपीरियंस जितना मेरा है वो रहा होगा। मैं ये समझता हूँ कि इस सर्विस सेक्टर के लोगों का मुस्तकबिल पाकिस्तान में है। मैं इसको दोबारा समझाना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी बैंकर्स जो थे वो आज भी दुनिया के में अच्छे बैंकर समझे जाते हैं, क्योंकि उनकी जो नर्सरी थी वो हबीब बैंक, यूनाइटेड बैंक और BCCI था। इसी तरह पाकिस्तान में जो अकाउंटिंग प्रोफेशन है उसकी नर्सरी फर्गूसन, KPMG, फोर्ड रोड और फर्में हैं, इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट पाकिस्तान है। तो ये कभी नहीं ख़त्म होने वाला। ये वो सिलसिला है जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। और हमें आइंदा दिनों में जो दुनिया को फाइनेंशियल सर्विस के आदमी चाहिएंगे वो हम यहाँ से निकलेंगे। अगर आपको पाकिस्तान को चलाना है तो पहले पाकिस्तान की मईशत को चलाना पड़ेगा। पाकिस्तान की सियासत चलती रहे, सियासत कोई चीज़ नहीं है। अगर मईशत नहीं चली तो पाकिस्तान नहीं चलेगा। इसमें ये चीज़ हमें रियलाइज़ करनी पड़ेगी और हमें इसके सिलसिले में एक पैगाम देना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि पाकिस्तान की मईशत को दो हिस्सों में डिवाइड करें। एक हिस्सा पाकिस्तान में कंसंट्रेट करना पड़ेगा एक्सपोर्ट के लिए, और वो हमें कंसंट्रेट करके, ये हमारा मकसद ही एक्सपोर्ट है। और दूसरा हमें कंसंट्रेट करना पड़ेगा डोमेस्टिक कंजम्पशन को। हमने दोनों को मिक्सचर कर दिया है। और एक्सपोर्ट का जो हमारा सेक्टर है, जो हमें, अगर हमने 40 या 45 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट करनी है तो उसका मेजर सेंटर जो होगा वो साउथ पाकिस्तान होगा, जो कराची है। तो दुनिया में कभी भी
कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सका जब तक वो अपनी एक्सपोर्ट और अपनी जो कोस्टल एरिया की इंडस्ट्री को डेवलप नहीं कर सकता, अगर वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होना चाहता है। तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक की डायनेमिक्स है वो चेंज होने वाली है। वो डायनेमिक्स चेंज नहीं हो रही। आपको कराची और कराची के आसपास एक्सपोर्ट को डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ लेबर चाहिए और आपका एडवांटेज ही लेबर का है, सिर्फ आपका एडवांटेज कोई चीज़ का है ही नहीं। तो ये जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स की डायनेमिक्स है ये चेंज करने वाली होगी और ये हमें चेंज करना पड़ेगा। और जो कुछ मिडल ईस्ट में आइंदा दिनों में हो रहा है और होने वाला है, होने जा रहा है, जो फॉर एग्ज़ाम्पल जिसमें इसराइल का और यूएई का जो है, ये पाकिस्तान की आइंदा दिनों में डायनेमिक्स को टोटल चेंज कर देगा। और मैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल ह्यूमन रिसोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंशियल सर्विस के पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर देख रहा हूँ। और कोई मुझे उस सेंस में कोई मायूसी नहीं है। और जहाँ तक अपनी ज़ाती ज़िंदगी का सवाल है, उसमें मुझे कोई पछतावा नहीं है। मैंने एक रिसेंटली किताब लिखी है जो अगले हफ्ते में पब्लिक में आ जाएगी, उसका नाम है फेथ विद इंटेलेक्ट। और उस किताब में मैंने ये साबित किया है कि पॉलिटिक्स, बैंकिंग, जुडिशरी और जो बाकी इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट हैं, उसमें जो हमारे लोग जो हमें डिवाइन रेवोल्यूशन के बारे में बातें बताते हैं, वो रियलिटी से करीब नहीं है। वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बट इट इज़ अ सब्जेक्ट वी शुड डिसाइड, बिकॉज हम डिल्यूजन में नहीं रह सकते। हम ये नहीं कर सकते कि हम इस इंतज़ार में रहें कि कोई निज़ाम आएगा और कभी आएगा तो हम सही करेंगे। जो कुछ भी है हमें खुद ही करना है और आज ही करना है। थैंक यू वेरी मच।